पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी अब आदेश आदमी पार्टी बन चुकी है। जहां तर्क नहीं वहां तानाशाही चलेगी और अगर कोई सच बोलेगा तो उसकी पार्टी से विदाई तय मानी जाएगी। इसका ताजा उदाहरण है अमृतसर नॉर्थ से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके पहले गुजरात के विधायक उमेश मकवाड़ा को भी इसी तरह पार्टी से निकाला गया था। अब सवाल यह है कि पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी? क्या उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी? क्या वो कांग्रेस के मंच पर चढ़ गए थे? नहीं, उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार की नालायकी को आईना दिखा दिया। उन्होंने विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी, टाइमिंग और प्रोसेस पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने बिना रिमांड के सिर्फ तमाशा किया, यानी नाटक में एक सच्ची लाइन क्या बोल दी, पूरी स्क्रिप्ट से बाहर कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने तो जैसे अनुशासन का नया संविधान लिख डाला कि अगर आपत्ति है तो पार्टी मंच पर रखें, न कि सार्वजनिक तौर पर। शायद नील ये भूल गए कि जनता की पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी में जनता के बीच सच बोलना गुनाह नहीं कर्तव्य होता है, पर यहां तो सब उल्टा है। ईमानदारी टूल किट बन चुकी है और सवाल पूछना पार्टी द्रोह। कुंवर विजय प्रताप सिंह की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कट्टर ईमानदारों की पार्टी में ईमानदारी से सच कहने की गलती कर दी। शायद उन्हें भी अब समझ आ गया होगा कि आम आदमी पार्टी में ईमानदारी सिर्फ पोस्टर पर होती है, जमीनी राजनीति में नहीं। और फिर वो फेसबुक पर लिखते हैं कि मैं डरने वालों में नहीं हूं। मतलब कि उन्होंने ये तो और भी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में डरना जरूरी है। डर के रहो वरना बाहर हो जाओ। असल में आम आदमी पार्टी की राजनीति अब एक आदमी की पार्टी बन चुकी है, जिसमें केवल सुप्रीमो की राय चलती है, बाकी सब सिर्फ हाँ में सिर हिलाने के लिए मोहरे हैं। जो सवाल उठाएगा उसे दूसरे खेमे का एजेंट बना दिया जाएगा। ये वही आम आदमी पार्टी है जो कभी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जनता की आवाज बुलंद करेंगे। अब वही पार्टी अगर कोई विधायक जनता के हित में सरकार से सवाल पूछता है तो उसे ही पार्टी से बाहर कर देती है। प्रताप सिंह बाजवा ने इस फैसले को सच बोलने की सजा बताया और इसमें कोई शक नहीं कि ये सजा नहीं, एक सर्टिफिकेट है। आपने जो किया वो सही किया, इसलिए सस्पेंड हुए। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे ईमानदार और अनुभवी अफसर राजनेता को बाहर कर दिया गया तो बाकी विधायक क्या करेंगे? जवाब आसान है, चुप रहेंगे, डर के रहेंगे, सिर झुका कर रहेंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में सवाल नहीं, केवल हाँ जी केजरीवाल जी चलता है। कुंवर विजय प्रताप सिंह का निलंबन कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ईमानदार आवाज को दबाने की कोशिश है, जो इस बात की गवाही देता है कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की नहीं बल्कि केजरीवाल की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब सड़कों पर संघर्ष करने वाली महिला नेता सत्ता में आती तो जनता उम्मीद करती है कि वो आवाज बनेगी, वो ढाल बनेगी और सबसे जरूरी ये कि वो एक्शन लेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कभी मां माटी और मानुष की मसीहा बनकर उभरी थी, आज हर उस मुद्दे पर खामोश है जहां बोलना जरूरी है, खासकर जब बात महिलाओं की सुरक्षा की हो। एक महिला मुख्यमंत्री और बार बार सामने आती रेप और उत्पीड़न की घटनाएं, ये दो बातें आज ममता बनर्जी की छवि को निगल रही हैं। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब कोलकाता गैंगरेप, एक के बाद एक घटनाएं चीख चीख कर पूछ रही हैं कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही। और जब सवाल उठते हैं तो जवाब देने की जगह ममता बनर्जी पुराना नाटक शुरू कर देती हैं। साजिश है, विपक्ष का षड्यंत्र है, मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। लेकिन अब तो खुद टीएमसी के नेता ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब कौन सा षड्यंत्र चलेगा। जनवरी 2024 में जब संदेश खाली की महिलाओं ने खुलकर सामने आकर अपने साथ हुए शोषण की कहानी बताई तो पुलिस नहीं आई, प्रशासन ने कानों में रुई डाल ली। ममता दीदी वो शायद महान कोलकाता पुस्तक मेले में किसी किताब के विमोचन में व्यस्त थीं। एक महिला मुख्यमंत्री से लोगों को उम्मीद थी कि वो फौरन एक्शन लेंगी, लेकिन हुआ क्या? हाईकोर्ट को डांटना पड़ा, जनता को सड़क पर उतरना पड़ा और दीदी नंदीग्राम वाले जोश से कोसों दूर बैठी रहीं। फिर आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड, जहां एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के बाद प्रशासन ने पहले कोशिश की मामले को दबाने की। क्यों? क्योंकि आरोपियों का नाम टीएमसी के गलियारों से जुड़ रहा था। जब सोशल मीडिया और छात्रों का गुस्सा बढ़ा तो जांच की रस्म निभाई गई, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सोचिए, जब कोर्ट को मुख्यमंत्री से ज्यादा सक्रिय होना पड़े तो राज्य में लोकतंत्र नहीं तमाशा चल रहा होता है। अब कोलकाता गैंगरेप केस, जहां पुलिस एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल करती रही और जब दर्ज हुआ तब तक आरोपी गायब हो चुके थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का
काठ की मूरत बन जाना। और ममता दीदी की चुप्पी ने साबित कर दिया कि संवेदनशीलता अब शायद बंगाल के राजभवन में बैन हो गई है। मजेदार बात यह है कि अब दीदी को विपक्ष नहीं, अपनी उनकी खुद की पार्टी का महिला मोर्चा घेर रहा है। टीएमसी के युवा नेता, सोशल मीडिया समर्थक तक दीदी ये चुप्पी आपकी नहीं हो सकती हैशटैग चलाने लगे हैं। पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। आयरन लेडी की छवि साइलेंट लेडी में बदल चुकी है। कभी जो ताकत थी बोझ बन चुकी है। महिला मुख्यमंत्री का होना ममता बनर्जी के लिए अब ऐसा ताज बन गया जिसमें कांटे ही कांटे हैं। एक समय था जब वो महिला अधिकारियों की लड़ाई की आइकॉन थी और आज वो हर महिला पीड़िता के सवाल पर पर्दा डालने वाली मुख्यमंत्री बन गई हैं। जनता ये पूछ रही है, दीदी जब नंदीग्राम में चोट लगी थी तब आप व्हील चेयर से रैली करती थी, तो अब एक बेटी पर चोट लगने पर आप खामोश क्यों हैं? सच तो यह है कि ममता बनर्जी की सरकार अब एक ऐसे ढांचे में तब्दील हो गई है जहां राजनीतिक फायदे के लिए संवेदना का गला घोट दिया जाता है। विपक्ष से ज्यादा जनता को अब अपने ही नेताओं से डर लगने लगा है। शायद ममता भूल गई है कि जो जनता एक दिन दीदी कहकर पूछती थी, वही जनता एक दिन दीदी की विदाई का बिगुल भी बजा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस अब एक राजनीतिक रंगमंच बन चुकी है जहां हर पात्र का एक ही उद्देश्य है, सीएम की कुर्सी पर कब्जा। और इस नाटक का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि दर्शक खुद पार्टी के नेता और विधायक हैं जो ताली भी बजा रहे हैं और पटकथा भी बदल रहे हैं। कर्नाटक में रणदीप सुरजेवाला की एंट्री उस किरदार की तरह है जिसे हर बार संघर्ष समाधान के लिए भेजा जाता है, लेकिन बेचारे के पास न नीतियां हैं न नैतिकता, सिर्फ आलाकमान का आदेश और उसका झूठा आत्मविश्वास। वो विधायकों से 1 to 1 मिलकर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराएंगे कि सब ठीक है, सब शांत है, पार्टी एकजुट है। और हुआ भी यही, क्योंकि दिल्ली में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि सत्ता परिवर्तन का फैसला दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में नहीं। मतलब बेंगलुरु टूर पर सुरजेवाला को मन बहलाने के लिए भेजा गया था। मंच पर भले ही सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार हाथों में हाथ डाले दिखे, लेकिन सब जानते हैं बैकग्राउंड में तलवारें खिंच चुकी हैं और सिद्धरमैया की विदाई के ढोल बज रहे हैं। सिद्धरमैया बनाम डीके शिवकुमार की लड़ाई अब किसी से छिपी नहीं है। राम और शिव वाली कविता अब बासी हो चुकी है, क्योंकि अब दोनों देवताओं के अनुयायी नहीं बल्कि राजनीति के अवतार बन चुके हैं, जिसका धर्म सिर्फ सत्ता है। कांग्रेस आलाकमान को समझ नहीं आ रहा कि खड़गे के घर में लगी आग को पानी से बुझाएं या डीजल डालकर नया शो रचाएं। राज्य के मंत्री के.एन. राजन्ना ने जिस तरह क्रांतिकारी घटनाओं की भविष्यवाणी की, उससे साफ है कि कांग्रेस के मंत्री अब नेता नहीं ज्योतिषी बन चुके हैं। और ये ज्योतिषी भविष्य नहीं बताते बल्कि भविष्य घटित करते हैं। इनके बयानों से पार्टी की एकता तार तार हो रही है और आलाकमान है कि कान में रुई डालकर ध्यान लगा रहा है। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस जो देश को चलाने का सपना देखती है, अपनी एक राज्य सरकार को चलाने में असमर्थ है। गुटबाजी इतनी तीखी है कि विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा ऐलान कर देते हैं, अगला सीएम मेरा नेता ही बनेगा, जैसे कोई मोहल्ले का क्रिकेट मैच हो रहा हो। डीके शिवकुमार का बीजेपी के करीब जाना और फिर सफाई देना, ये कांग्रेस की वही पुरानी चाल है। पहले आग लगाओ फिर कहो धुआं नहीं था। सत्ता की इस लुका छुपी में सिर्फ एक चीज गायब है, जनता का हित। लेकिन जनहित से कांग्रेस का क्या लेना देना? जब तक नेता खुश हैं तब तक कुर्सी सुरक्षित, बाकी सब पब्लिक डिप्लोमेसी। अब बात आती है रणदीप सुरजेवाला की रिपोर्ट पर। मान ले कि वो आलाकमान को बताएं कि सर विधायक बगावती मूड में है, तो आलाकमान क्या करेगा? जो कांग्रेस अध्यक्ष अपने ही गृह राज्य में नेतृत्व नहीं बचा पा रहा, वो दिल्ली में क्या कंट्रोल करेगा? खड़गे की भूमिका अब शुभचिंतक तक सीमित रह गई है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि शिव कुमार ब्रिगेड कभी भी बगावत कर सकती है। बीजेपी को भी पता है कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं, बस इंतजार चाहिए। सिद्धरमैया के 30 महीने पूरे होते ही डीके शिवकुमार अगर सीएम बन भी जाएं तो भी पार्टी में स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए ही है अस्थिरता में स्थायित्व ढूंढना। कर्नाटक कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है, लेकिन पार्टी सत्ता से परे की लड़ाई लड़ रही है। आलाकमान बनाम जमीनी नेता, सिद्धरमैया बनाम शिवकुमार और दिल्ली बनाम बेंगलुरु। दिल्ली की नाक में दम करके जब से केजरीवाल वहां से अस्थायी पलायन किया, तब से लगता है कि उन्होंने पंजाब को आम आदमी पार्टी का एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया। मुख्यमंत्री आवास अब कैबिनेट ऑफिस बन चुका है, लेकिन वो भी केजरीवाल और सिसोदिया के लिए, जहां बैठकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली की फटी हुई स्क्रिप्ट को अब अपने पंजाब में रीटेक कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जो बातें कही हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक एक्सरे रिपोर्ट है उस सिस्टम की जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान अब माननीय सीएम कम और केजरीवाल जी के पर्सनल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्यादा लगते हैं। जाखड़ का ये कहना है कि जहां हाथ रखो वहां दर्द होता है अब महज मुहावरा नहीं रहा, बल्कि पंजाब की जमीनी सच्चाई बन चुका है।
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और बेरोजगारी से लेकर कानून व्यवस्था तक हर विभाग आम आदमी पार्टी सरकार की बूट पॉलिश में जुटा है, जबकि असली काम मतलब केजरीवाल जी की इमेज ब्रांडिंग पूरी सरकार कर रही है। अब जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री आखिर क्या करता है जब उसके ही प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग्स दिल्ली के रिटायर्ड नेताओं की अध्यक्षता में होती है। भगवंत मान की कुर्सी अब एक सजावटी शोपीस बन चुकी है जिसे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी प्रचार के वक्त डस्ट करके बाहर निकाला जाता है। यही वजह है कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सीएम इन दिनों कुछ खास ध्यान नहीं देते, वे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का मनोरंजन करने में व्यस्त हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और पंजाब आकर बस गए, तब से पंजाब सरकार कैबिनेट की बैठक कहाँ होती है। मुख्यमंत्री आवास पर। इतना ही नहीं, कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो भगवंत मान खुद अपना मान खो चुके हैं, वो अब महज एक नाम है। काम तो दिल्ली से आई केजरीवाल की टीम करती है। जाखड़ का चोर सिपाही वाला बयान तो इस कहानी में तड़का है। उन्होंने सही कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में फर्क केवल इतना है कि कांग्रेस खुलेआम बड़े घोटाले करती है और आम आदमी पार्टी उसे ईमानदार ब्रांडिंग में लपेट कर परोसती है। एक चोरी करता है, दूसरा नैतिकता के प्रवचन देता है, लेकिन लूट का टारगेट एक ही है, जनता की उम्मीदों और पैसों का। जिन लोगों ने नई राजनीति और बदलेगा देश के झूठे वादों में आकर केजरीवाल को वोट दिया था, उन्हें अब ये समझ आ गया होगा कि बदलाव सिर्फ नाम की पार्टी का था। नीयत तो वही पुरानी निकली, सत्ता हथियाओ, कुर्सी संभालो, जनता को लॉलीपॉप पकड़ा दो। आखिर कब तक पंजाब की जनता दिल्ली का रद्दीमाल अपने प्रदेश में झेलेगी? क्या ये राज्य केजरीवाल के पोस्टर कैंपेन का साइड प्रोजेक्ट बनकर रहेगा? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ अपनी कविता पंक्तियों तक ही सीमित रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पंजाब को अपने ही मुख्यमंत्री को ढूंढने के लिए जीपीएस की जरूरत पड़ रही है? सुनील जाखड़ का बयान एक राजनीतिक चिंगारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। पंजाब अब सिर्फ बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो केजरीवाल की राजनीतिक फ्रेंचाइजी का सबसे नया शिकार बन चुका है। अगर जनता ने समय रहते इन नकली सुधारकों का पर्दाफाश न किया तो कल को हर राज्य में कोई भगवंत मान होगा और असली शासन कोई अरविंद केजरीवाल चलाएगा, जिसे जनता ने चुना ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब लोकतंत्र में सरकारें जन सेवा के बजाय जनविरोध का प्रतीक बन जाएं, तब न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। यही हुआ कोलकाता के 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट के साथ हुए भयावह गैंगरेप के मामले में। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तथाकथित जनहितकारी राजनीति की परतें उधेड़ने वाला केस बन गया है। एक और ममता बनर्जी सरकार कड़े कानून, महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था के बड़बोले दावे करती है, तो दूसरी ओर कोलकाता जैसे संवेदनशील शहर में एक लॉ स्टूडेंट का गैंगरेप हो जाता है और प्रशासन घुटनों पर बैठा नजर आता है। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ, अपराध तो हर राज्य में होते हैं। सवाल यह है कि जब न्याय मांगा गया तो ममता की सरकार ने उसे राजनीतिक साजिश बताकर टालने की कोशिश क्यों की? क्या यही है मां माटी मानुष की सरकार की असली परिभाषा? जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार किया, वो ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर तमाचा है। वरिष्ठ वकील सत्यम सिंह द्वारा दाखिल की गई ये याचिका कानून के उन अनुच्छेदों को झकझोर रही है जिन्हें बंगाल में सियासत की धूल में दबा दिया गया था। मांग की गई है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए और जांच अदालत की निगरानी में हो। क्या इससे ज्यादा किसी राज्य सरकार की नाकामी का सबूत चाहिए? गैंगरेप जैसी भयावह घटना पर टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की बयानबाजी सुनकर यही लगता है कि नैतिकता नाम की चीज शायद बंगाल की सियासी शब्दावली से गायब हो चुकी है। पीड़िता के घावों पर नमक छिड़कते इन नेताओं की सोच न सिर्फ राजनीतिक रूप से दयनीय है बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी सख्त कार्रवाई की मांग करती है। याचिका में इन टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग करके सामाजिक चेतना और संवैधानिक मर्यादा दोनों का सम्मान किया गया। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में संस्थागत विफलता का जीता जागता उदाहरण है। क्या शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री बचाने के अड्डे बनकर रह गए हैं? महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा ऑडिट, ये सब बातें तब की जाती हैं जब कोई त्रासदी घट चुकी हो। यही ममता सरकार की नीतिगत नालायकी का सार है। घटना के बाद सक्रियता और घटना से पहले निष्क्रियता। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को अब ममता सरकार पर हमला करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश नहीं करनी होगी, ये केस ही काफी है। भाजपा ने इसे ममता सरकार की प्रशासनिक नपुंसकता बताया और सही भी है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं की सुरक्षा का ये हाल है तो इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? ममता बनर्जी की सियासत अब जन भावनाओं से नहीं, सत्ता की सनक से संचालित होती नजर आती है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप ममता बनर्जी सरकार के लिए एक चेतावनी है, या तो जागो या फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाओ। राज्य की जनता ने न्याय मांगा है और अब अदालत ने
कमान संभाल ली है। ममता की चुप्पी अब अपराध बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।